ठीक है जी। तो 8 अक्टूबर है आज। आज कोई डे है? कौन सा डे है? हाँ जी। 8 अक्टूबर। डे कौन सा है? ट्यूसडे। कुछ मनाते हैं हम आज, कौन सा डे मनाते हैं? एयरफोर्स डे। दिस इज इंडियन एयरफोर्स डे। आज के ऑलमोस्ट सभी न्यूज़पेपर्स पे जो फ्रंट पेज पूरी है आई हुई है वो इंडियन एयरफोर्स की ही आई हुई है, ऐड है ना। तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर क्यों मनाते हैं 8 अक्टूबर को? क्योंकि इस दिन एयरफोर्स डे होता है। क्योंकि इस दिन 1932 में इंडियन एयरफोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड। यानी कि ब्रिटिश की एस्टैब्लिश की हुई इंडियन एयरफोर्स है ये। तो एट दैट टाइम इट वाज नोन एज ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स। बट आफ्टर 1947 इसको हमने इंडियन एयरफोर्स बना लिया, ऑफ कोर्स। अच्छा, कोई बात नहीं। इसका मुझे लगता है आपने वो नहीं ऑन किया था, रिकॉर्डिंग नहीं ऑन करनी इसकी। अच्छा, चल तो रहा है उसमें। अच्छा, देख लो आप, कोई बात नहीं। तो एयरफोर्स डे इसलिए हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को बिकॉज ऑन दिस डे इट वाज एस्टैब्लिश्ड। और तीनों फोर्सेस के तीन अलग अलग दिन हम मनाते हैं, तीनों के रीजन अलग अलग है। नेवी डे कब होता है हमारा? आएगा वो भी 2 महीने बाद। 4 दिसंबर। तीनों एक बार इकट्ठे कर लो तो आपको याद रहेगा। 4 दिसंबर को होता है हमारा नेवी डे। इसका रीजन अलग है। इसका रीजन ये है कि 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी बांग्लादेश के इशू को लेकर, तो 4 दिसंबर 1971 को इंडिया ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था जिसमें पाकिस्तानी नेवी को हराया था हमने। तो सबसे सक्सेसफुल बैटल थी हमारी। तो इट वाज ऑपरेशन ट्राइडेंट, जो कि 4 दिसंबर 1971 को किया गया था। इसलिए हमने उस डे को नेवी डे डिक्लेयर कर दिया। टोटली डिफरेंट रीजन। ऑपरेशन ट्राइडेंट, ये आपने याद रखना है। देन आता है हमारा आर्मी डे। ये होता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी वो डेट है जब 1949 में, ऑन 15 जनवरी 1949, फर्स्ट इंडियन वाज अपॉइंटेड एज आर्मी चीफ। उससे पहले तक वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी होती थी, तो उसका चीफ हमेशा एक ब्रिटिश ऑफिशियल होता था। लेकिन पहली बार एक इंडियन इंडियन आर्मी का चीफ बना, दैट वाज दिस डे। और कौन थे वो? करियप्पा। के एम करियप्पा। जनरल के एम करियप्पा वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो उस डेट को हमने डिक्लेयर कर दिया आर्मी डे। कि एक्चुअली तो उस दिन इंडियन आर्मी हुई है, उससे पहले वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। तीनों का अलग अलग रीजन। ठीक। तो 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स डे। और अभी एयरफोर्स के चीफ कौन है? एपी सिंह। अभी अभी बने हैं, कुछ कुछ दिन पहले। तो एपी सिंह इज द चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। चलो एनीवे, आगे चलते हैं। सबसे पहले ये न्यूज आई हुई है। अगर आपको इंडिया मालदीव्स की थोड़ी सी भी बैकग्राउंड पता है तो ये बहुत फनी न्यूज है। तो वेरी फनी न्यूज। तो बताएगा क्यों? ये बंदा जब नया नया मालदीव्स का प्रेसिडेंट बना, मोहम्मद मुइज्जू नाम है इसका। जब ये मालदीव्स का प्रेसिडेंट बना, ऑलमोस्ट 1 साल की बात हो गई है। तो ही इज अ प्रो चाइना मैन, एंटी इंडिया, प्रो चाइना। ये इंडिया की सारी नेबरिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम है, ज्यादातर नेबरिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम है कि वो या तो एंटी इंडिया पार्टीज हैं या प्रो इंडिया पार्टीज हैं, हर कंट्री में। यानी कि मालदीव्स में अगर दो मेन पार्टीज हैं, जैसे हम इंडिया में दो मेन पार्टीज मानते हैं, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन हमारी कंट्री इतनी बड़ी है कि हमें किसी और कंट्री की सपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो हमारी छोटे छोटे नेबरिंग कंट्रीज हैं,
नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान भी हो गया, वो भी छोटा ही काउंट करेंगे हम। ये सारे, या तो इन सब में दो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मेजर, उनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी प्रो इंडिया है, एक प्रो चाइना है। यानी कि एक पार्टी के इंडिया में, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है, एक पार्टी ऐसी है जिनके चाइना के साथ अच्छे रिलेशन है, क्योंकि उनको पता है कि इस पूरे रीजन में अगर सर्वाइव करना है तो ये दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स हैं साउथ एशिया की, इंडिया और चाइना। तो एक एक पॉलिटिकल पार्टी एक एक कंट्री के साथ बना के रखती है, जो कि बड़ी गलत सी सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर उस कंट्री में वो पार्टी जीत गई तो अगले 5 साल हमारे उनसे रिलेशन अच्छे रहेंगे, अगर दूसरी वाली पार्टी जीत गई तो 5 साल रिलेशन खराब रहेंगे क्या? दिस वी कैन नॉट अफोर्ड इन फॉरेन रिलेशन एक्चुअली, कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो चाहती है पूरी कंट्री पे उसका असर हो। इसलिए अब हमने एक तरीका निकाला हुआ है पिछले 20-25 साल से, जिसे हम कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट। और उससे भी एक स्टेप आगे गए हुए हैं हम। 1996 में इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर बने थे 1 साल के लिए, उनका नाम था आई के गुजराल। उनको सिर्फ एक ही चीज के लिए जाना जाता है आज, गुजराल डॉक्ट्रिन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन अफेयर्स में गुजराल डॉक्ट्रिन। तो गुजराल डॉक्ट्रिन क्या कहती है? सबसे पहले तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या कहती है, नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिया को, अपने सारे नेबर्स को, कुछ भी आप जैसे कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, तो इंडिया किसी भी देश का कोई भी भला करने जा रहा है, सबसे पहले नेबरिंग कंट्रीज को प्रेफरेंस दो। और इसके पीछे रैशनल क्या है, क्यों है ऐसा, क्यों करते हैं हम ऐसा? किस तरह के क्राइसिस? ओके, चलो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाणक्य ने ना कई साल पहले, जब चाणक्य हुआ था 2000 साल पहले, तो उसने एक बुक लिखी थी जिसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र, जो एक्चुअली इकोनॉमिक्स के बारे में इतना नहीं है, स्टेट क्राफ्ट के बारे में है। उसमें उसने बहुत सारे प्रिंसिपल्स लिखे थे जो आज भी एप्लीकेबल हैं फॉरेन अफेयर्स में। तो उसमें उसने एक बात कही थी जो उस टाइम शायद थोड़ी सी हंसने वाली बात लगती हो, क्योंकि उस टाइम पे एम्पायर्स बड़ी जल्दी चेंज हो जाती थी। किसी राजा ने कोई एरिया जीत लिया, फिर दूसरे ने आके उस पर अटैक कर दिया, उसका एरिया जीत लिया, एम्पायर एक्सपैंड हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं। आज की दुनिया में पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑलमोस्ट सेटल हो चुकी हैं, जहां भी है थोड़े बहुत कन्फ्लिक्ट होते हैं, बट ओवरऑल द बाउंड्रीज आर सेटल्ड। तो उस टाइम पे चाणक्य ने लिखा है कि इन फॉरेन अफेयर्स यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, तो यू लर्न टू लिव विद देम। ये कोई मोहल्ला, गली मोहल्ला थोड़ी है कि आपकी अपने पड़ोसियों से बन नहीं रही तो या तो आप उसको भगा दोगे या फिर आप खुद घर बदल लोगे। देश तो नहीं बदल सकते आप, और आपके पड़ोसी भी यही रहने वाले हैं, तो प्यार से रहना सीख लो। और उसका एक तरीका क्या है, ऑलवेज हैव अ गिविंग अप्रोच, रिसीविंग अप्रोच ही खत्म कर दो। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया अपने नेबरहुड में सबसे बड़ी कंट्री है। तो एक बड़ी कंट्री से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार चलो ये छोटी मोटी कंट्रीज हैं, इनसे लेना क्या है तुमको, इनको बस देते रहो। तुम्हारे लिए यही एक रिवॉर्ड है कि ये सारे तुमसे अच्छे रिलेशन बना के रखें, बिना मतलब के कोई बाउंड्री डिस्प्यूट्स ना हो, बिना मतलब कोई और बड़ी कंट्री इन कंट्रीज को तुम्हारे अगेंस्ट यूज ना करे एज अ प्रॉक्सी। तो इस सोच से हमने बनाई थी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अब इसको एक स्टेप आगे ले जाती है गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन ये कहती है कि देयर शुड बी नो रेसिप्रोसिटी। अदरवाइज जो फॉरेन रिलेशन है वो रेसिप्रोकल बेसिस पे चलते हैं, इज्जत दो इज्जत लो, सिंपल एज दैट। लेकिन गुजराल जी ने कहा कि सिर्फ अपनी नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली जिनसे तुम्हारी बाउंड्री टच होती है, उनके साथ तुम रेसिप्रोसिटी एक्सपेक्ट मत करो, उनको बस दे दो, कुछ नहीं आएगा वापस। उनको लोन मत दो, उनको असिस्टेंस दे दो। लोन तो होता है कि आज दिया कल वो वापस करेंगे, नहीं नहीं, उनको असिस्टेंस दे दो, खत्म कर दो बात। यू आर बिग इनफ, इंडिया इज अ बिग इनफ कंट्री कि अगर वो पाकिस्तान को 200-400 करोड़ दे देगी, बांग्लादेश को 1000-2000 करोड़ दे देगी, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है गुजराल डॉक्ट्रिन। तो ये दोनों पॉलिसीज, नेबरहुड फर्स्ट और गुजराल डॉक्ट्रिन, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसीलिए अब बात करते हैं इनकी। अब ये है मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू। पिछले साल इस टाइम के दौरान अक्टूबर नवंबर में, पैसे और दे देंगे हम तुम्हें, और बताओ विच इज क्लोज टू
3,000 करोड़ रुपीस। और उसके अलावा और बहुत कुछ प्रॉमिस कर दिया है हमने उन्हें, बहुत कुछ। जैसे कि ठीक है जी, $400 मिलियन की सपोर्ट दे दी है हमने, या 30 बिलियन रुपीज, एक ही बात है। हमारी बायलेटरल रिलेशनशिप जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप में अपग्रेड कर दिया हमने। मतलब अब हम और 50 चीज़ों में उनके साथ डील करेंगे, सिक्योरिटी में, डिफेंस में। अदरवाइज ये बड़ा अनलाइकली है। पिछले साल के न्यूज़ के बाद हमें लगा था कि बस ये अगले 5 साल तो इंडिया मालदीव में रिलेशन सुधरेंगे नहीं। लेकिन ये देखो कितना बड़ा दिल रखना पड़ता है, कोई भी जो स्टेट्समैन हो, चाहे वो मनमोहन सिंह थे, चाहे वो मोदी हैं, चाहे कोई भी और प्राइम मिनिस्टर आएगा, आपको अपनी पर्सनल राइवलरी या पर्सनल बेइज्जती को पीछे छोड़ के नेशन टू नेशन के बारे में सोचना पड़ता है कि कोई बात नहीं, अब उन्होंने थोड़ा बोल दिया तो कोई बात नहीं, तो 5 साल रिलेशन खराब थोड़ी रहेंगे। सो वी हैव लेट इट गो। और हमने इतनी असिस्टेंस उनको प्रॉमिस कर दी है। उसके अलावा हम क्या क्या करेंगे? 700 सोशल हाउसिंग यूनिट्स, तो सोशल हाउसिंग में हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, मतलब उनके वहां पे घर बना के देंगे हम। उसके अलावा रुपे कार्ड मालदीव्स में चलेगा अब, यानी कि पेमेंट गेटवेज हमारे इंटीग्रेट हो गए हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया के टूरिस्ट वहां जाते हैं, तो मतलब इंडिया से जो टूरिस्ट जाते हैं उनके पास रुपे कार्ड है, वो वहां पे चल जाएगा। यहाँ से यूपीआई है, वो वहां पे चल जाएगा। तो लेट से आप वहां जाके मालदीव में कोई चीज खरीदते हो, तो आपके इंडियन अकाउंट से पैसे डिडक्ट होंगे इंडियन करेंसी में, और मालदीव्स के जो भी वो ट्रेडर होगा उसके अकाउंट में उसकी करेंसी में क्रेडिट होंगे। तो उसके लिए दोनों कंट्रीज में करेंसी एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन होना जरूरी है, जो कि इन्होंने साइन कर लिया है। ठीक है जी। उसके अलावा हमने एक नया रनवे बना दिया है इनके एक एयरपोर्ट पे। मतलब कितनी बुरी हालत होगी उनकी कि उनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करके दे रहे हैं। उसके अलावा वो मोदी को इनवाइट कर गए कि अगले साल 60th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है हमारी रिलेशनशिप की। सो 2025 60th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया मालदीव्स बायलेटरल पार्टनरशिप। तो कब एस्टैब्लिश हुई होगी? 1965 में, है ना? हाँ, 1965 में। तो उस पे इनवाइट कर गए मोदी जी को कि आप आइए हमारे पास। ठीक है जी, नेबरहुड फर्स्ट हमने देख लिया है। ये देखो उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, ये 440 मिलियन पे आ गए हैं, जो कि 1.5 महीने के इक्विवेलेंट है। डिफेंस, सिक्योरिटी। उसके बाद जहां आपने लिखा होगा नेबरहुड फर्स्ट एंड गुजराल डॉक्ट्रिन, वहां पे एक और चीज लिखी है, सागर। ये भी एक इंडिया की पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी में, विच इज सिक्योरिटी। यस, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये हम बात कर रहे हैं इंडियन ओशियन रीजन की, मतलब मैरीटाइम पार्टनरशिप है ये। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, प्राइमरीली तो ये आ जाते हैं। इसके अलावा सेशेलिस, है ना, थोड़ा सा आपका म्यांमार भी आ जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान भी आना चाहिए, पर उनकी हरकतें नहीं है। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, मतलब मैरीटाइम सिक्योरिटी। और ये वाला आइडिया हमें सबसे पहले आया था जब मुंबई में 26/11 वाला हमला हुआ था। हमने अपनी इंडिया के अंदर बहुत अच्छी सिक्योरिटी सेट कर रखी थी उस टाइम पे भी, लेकिन एक बोट पे कुछ टेररिस्ट आए और इतना बड़ा कांड करके चले गए। चले तो नहीं गए, सबको मार दिया था हमने वैसे तो, बट इतना बड़ा कांड कर दिया उन्होंने, जस्ट बिकॉज आवर मैरीटाइम सिक्योरिटी वॉज नॉट गुड इनफ। आप सोचो कि आपने इंडिया पाकिस्तान जो लैंड बॉर्डर है उस पे तो पूरी जबरदस्त सिक्योरिटी बैठा रखी है, बीएसएफ बिठाई हुई है, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन पानी से भी तो बॉर्डर जुड़ता है। तो वो आए बोट में, बॉम्बे के कोस्ट पे लैंड किए, 6 लोग थे, और उन्होंने कितने लोग मार दिए, कितने बड़े बड़े अटैक्स कर दिए। ताज होटल पे अटैक कर दिया, रेलवे स्टेशन पे अटैक कर दिया, 250-300 लोग मार दिए थे उन्होंने। सो दैट काइंड ऑफ एन अटैक, अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी अच्छी होती तो ऐसा नहीं होता। तो सागर विजन जो है ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए है, कि इंडियन ओशियन रीजन में जितना भी सबका एरिया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक, 200-200 नॉटिकल माइल तक, उसमें सारी के सारी कोस्ट गार्ड और नेवी जो है वो
कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं कि कोई बोट दिख गई तो जाने दो, उस एरिया में जा रही है, उस एरिया के सिक्योरिटी फोर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि यहाँ पे ये अनआइडेंटिफाइड बोट देखी गई। इस तरह से सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, आपस में डेटा शेयर करते हैं सभी एक दूसरे के साथ। सो दैट ऑल्सो, उसका भी जो मालदीव्स है वो एक एसेंशियल पार्ट है। उसके अलावा हाइड्रोग्राफी और डिजास्टर रिस्पांस में एग्रीमेंट साइन किया है हमने। हाइड्रोग्राफी मतलब इनके यहाँ हम लोग शिप्स वगैरह भेजते हैं जो पानी का सर्वे करती हैं प्रॉपर। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, कोई भी सुनामी, अर्थक्वेक जैसा कुछ भी आए, सबसे पहले इंडिया सपोर्ट भेजता है मालदीव्स को। उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग हम बना के दे रहे हैं। जैसे जब तालिबान का रूल नहीं था अफगानिस्तान में, तो हमें लगा कि ये बड़ा अच्छा हो गया, यहाँ पे तो डेमोक्रेसी आ गई, ये 10-15 साल पुरानी बात है। तो हमने उनको पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना के दी थी कि यार चलो तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी आ गई है, ये लो पार्लियामेंट की बिल्डिंग हम बना के देते हैं। बहुत अच्छी बढ़िया बिल्डिंग बना के दी थी हमने उन्हें। जब यूएसए उनको छोड़ के चला गया तो अब तालिबान वाले उसी बिल्डिंग में बैठते हैं जो हमने डेमोक्रेसी के लिए बनाई थी, सैडली, है ना। चलो एनीवे, उसके बाद बस इतना ही है इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बाकी छोटी मोटी चीजें हैं। तो इंडिया मालदीव्स में दोबारा रिलेशन बहुत अच्छे होने शुरू हो गए हैं, जस्ट बिकॉज उन लोगों ने अपना रवैया बदल लिया है। हम लोग तो तैयारी बैठे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं। बट एक चीज जो आपने और याद रखनी है, गुजराल डॉक्ट्रिन में कहा गया है कि नो रेसिप्रोसिटी इन रिलेशंस विद नेबर्स, बट देयर इज अ रेड लाइन दैट इज ड्रॉन। जो रेड लाइन पाकिस्तान ने क्रॉस कर रखी है, इसीलिए हमारे उनके साथ रिलेशन नहीं है, ये अच्छे नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी, कोई कंट्री कुछ भी करे आपके साथ, कोई बेइज्जती कर दे, कहीं पे कुछ हो गया उल्टा सीधा, सब चलेगा, बट दे शुड नॉट ब्रीच योर नेशनल सिक्योरिटी। वो डायरेक्ट अटैक ना कर दें आपके ऊपर, ये नहीं एक्सेप्टेबल। सो गुजराल डॉक्ट्रिन की एक एक्सेप्शन है नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें ऑफ कोर्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी आता है। तो पाकिस्तान बार बार ऐसा करता रहता है, इसलिए ये गुजराल डॉक्ट्रिन में नहीं आता। चाइना ने हमारे साथ बॉर्डर ब्रीच करने की कोशिश की है, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच, ये उसमें नहीं आता। इसलिए पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं अभी। तो अगर कोई आपको पूछे कि भाई अगर गुजराल डॉक्ट्रिन इतनी है तो फिर चाइना और पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे क्यों नहीं है, बिकॉज देयर इज एन एक्सेप्शन विच बोथ ऑफ दोज कंट्रीज हैव ब्रीच्ड। याद रखना है कोई पॉइंट। तो ये एंड में एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहाँ पे इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनसे पूछा गया कि भाई आपका क्या कहना है, अब इंडिया मालदीव्स के रिलेशन आगे कैसे चलेंगे। तो उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा इंग्लिश में बोला कुछ, एंड में कहते याराना चलता रहेगा। सो इट बेसिकली मेंट कंटिन्यूटी इन टाइज, कोई भी आ जाए वहाँ, मोइत्जू आ जाए, दूसरा बंदा आ जाए, द टाइज विल कंटिन्यू, दैट्स सम्स इट अप ऑल। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी न्यूज़ इंडिया पाकिस्तान की ही है। पाकिस्तान में एससीओ समिट हो रही है। एससीओ इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है पाकिस्तान में। तो पिछले 9 साल में पहली बार कोई इंडियन मिनिस्टर वहां पे जाएगा पाकिस्तान के अंदर, नॉट फॉर इंडिया पाकिस्तान डायलॉग, बट फॉर पार्टिसिपेटिंग ओनली इन दिस मीटिंग। 2014 में जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये एक कांस्टेंट ट्रेंड है पिछले कुछ 30-35 सालों से, कि हर बार एक नया प्राइम मिनिस्टर आता है, वो एक इनिशिएटिव लेता है कि चलो पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे करते हैं। क्योंकि जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसको लगता है कि अब मेरे पास बहुत पावर है, जो कि होती भी है, तो उसको लगता है कि एक बार मैं फिर कोशिश करके देखता हूँ, मेरे से पिछले वालों ने की थी, एक बार मैं भी करके देखता हूँ, विच इज फेयर इनफ। आई के गुजराल आए थे, एच डी देवगढ़ आए थे, वाजपेयी आए थे, मनमोहन सिंह आए थे, सबने एक एक बार कोशिश करके देखी कि यार चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं भी करके देखता हूँ, शायद कुछ चेंज हो जाए। बट एवरी टाइम देयर इज एन इनिशिएटिव फ्रॉम इंडिया, सामने से बड़ा जबरदस्त टेररिस्ट अटैक होता है एवरी टाइम। ये स्पेशली शुरू हुआ वाजपेयी के टाइम से। 1999 में वाजपेयी बने प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने कहा कि
यार इंडिया पाकिस्तान तो बस पॉलिटिकल बाउंड्री है, एक्चुअली तो ये एक ही कंट्री है। बात बड़ी अच्छी लगी सुनने में। तो उन्होंने कहा कि बस में चलते हैं लाहौर, फ्लाइट में नहीं जाना, बस में जाएंगे। तो उन्होंने दिल्ली से बस ली और आगरा से बस ली और लाहौर तक चले गए बस में। प्रॉपर पूरा कंटिंजेंट गया, पाकिस्तान में उनका पूरा स्वागत हुआ, बड़े अच्छे से सब कुछ हुआ। तो ऐसा लगा कि यार तो एक नया ही फेज शुरू हो गया इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में। 1999 की बात है ये। तो जैसे ही वो मीटिंग वूटिंग खत्म हुई, उसके हफ्ते 10 दिन बाद लाल किले पे अटैक हो गया। रेड फोर्ट अटैक बड़ा इनफेमस अटैक है, 1999 में हुआ था। तो वो अटैक के बारे में हम लोग ज्यादा सुनते नहीं, इसलिए क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग नहीं थे, लोग ज्यादा मरे नहीं उसमें, बट रेड फोर्ट पे अटैक हुआ। चलो, उसके बाद वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर जब बने बने ही थे, उसके 2-3 महीने बाद इन्हें सिक्योरिटी इनपुट मिलनी शुरू हुई कि कश्मीर की पहाड़ियों में ना कोई एक्टिविटी देखी गई है जो कि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई ऐसे लोग होंगे कबीले वगैरह के, कुछ ऐसा नहीं हो सकता। भाई आप पाकिस्तान के साथ तो हमारी बढ़िया रिलेशन है, भाई मैं बस में जाके आया हूँ वहाँ पे। तो कारगिल की चोटियों पे उस टाइम पे वो लोग ऑक्यूपाई कर रहे थे उसको धीरे धीरे। दैट वाज व्हाट वाज हैपनिंग। तो जिस साल वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसी साल कारगिल का युद्ध हुआ, जुलाई में ही, सेम ईयर, जस्ट अ फ्यू मंथ्स आफ्टर द बस वाला थिंग। ठीक है जी। तो अब शुरुआत की तो उसका सामने से जवाब आया, कारगिल वाला अटैक, रेड फोर्ट वाला अटैक। चलो, कारगिल युद्ध हो गया। अब उसके बाद देश में इतना जबरदस्त सेंटिमेंट था कि प्रॉपर वॉर कर दो पाकिस्तान पे और एक बार में खत्म कर दो, देखी जाएगी। बट ही रेजिस्टेड इट। तो स्टेट्समैन, उसको लगा कि नहीं यार, इतना वॉर नहीं करनी हमने, बस उन लोगों को मार दिया हमने, अपने एरिया बाकी ऑक्यूपाई कर लिया, दैट इज इनफ। तो उन्होंने छोड़ दी बात वो। उसके बाद 1 साल बाद दोबारा एफर्ट शुरू हुआ। 1-1.5 साल बाद 2001 में उन्होंने दोबारा एफर्ट शुरू किया। तो मुशर्रफ जो थे उनको बुलाया गया कि आप आओ दिल्ली, उनकी बढ़िया खातिरदारी की गई, सब कुछ हुआ। जब वो वापस गए, उसके कुछ दिन बाद इंडिया की पार्लियामेंट पे अटैक हो गया। इंडिया की पार्लियामेंट पे ही अटैक हो गया 2001 में। आज तक एक ही बार इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, और उस टाइम पे सेशन चल रहा था, सारे वीआईपीज, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमपी सब अंदर थे, और बाहर से टेररिस्ट ने अटैक कर दिया था। जब जिसके बाद से पार्लियामेंट की सिक्योरिटी अब Z+ है। तो 2001 में हुआ पार्लियामेंट अटैक, 1999 में हुआ कारगिल अटैक। उसके बाद 2004 में बने मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे हो चुका है आपका कारगिल और पार्लियामेंट अटैक। उसके बाद वाजपेयी ने फिर कोई कोशिश नहीं की अगले 3 साल, है ना। 2004 में आए मनमोहन सिंह। इनको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा, तो इन्होंने शुरू शुरू में कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया पाकिस्तान के साथ, एक जनरल विजिट सी चलती रही। 2005 में, यानी कि इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, इंडिया में बहुत सारी जगह पे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट्स हुए। 2005 और 6 दो ऐसे साल माने जाते हैं जिसमें दिल्ली में, बैंगलोर में, मुंबई में, पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत सारी जगह सीरियल ब्लास्ट होने शुरू हो गए, कि एक ही दिन में 8 जगह बॉम्ब फटे, एक ही दिन में 6 जगह बॉम्ब फटे। वो उस तरह का टाइम था। तो उनमें से काफी सारे जो बॉम्ब ब्लास्ट थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने ले ली। तो हमारे रिलेशन उनसे खराब हो गए। फिर उस गुस्से को ठंडा होने में 1-2 साल लगे, और आ गया 2008। ये चल रहा है 2005-6, 2008। अब भूल भुला गए कि चलो ठीक है, 2-2.5 साल हो गए उस बात को। 2008 में एक और नई कोशिश करते हैं। तो हमने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया बुलाया। वो इंडिया में थे, मीटिंग चल रही थी, द वेरी नेक्स्ट डे मुंबई अटैक हैपेंड, जो मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कसाब वाला हुआ था, 26/11 मुंबई अटैक। दिस अटैक हैपेंड। उसके बाद से फिर हमने इनिशिएटिव लेना बंद कर दिया। देन 2009, 10, 11, 12, जो नेक्स्ट टर्म थी 2009 से 14 वाली प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की, उसमें कोई खास बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया गया, और इसी वजह से कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक भी नहीं हुआ। तो यहाँ तक आते आते हमें ये बात समझ आ गई कि यार कोई इनिशिएटिव नहीं लोगे तो कोई अटैक भी नहीं होगा, तो बैठे रहो। हाउ सिंपल इट इज। कि यार कोई है जो नहीं चाहता कि हमारे रिलेशन अच्छे हो, इस वजह से लेट इट बी।
लेकिन कहाँ हटते हैं, 2014 में आ गए मोदी। उन्होंने कहा कि मैं लेके जाऊंगा 56 इंच का सीना पाकिस्तान में और मैं सब सही कर दूंगा। मनमोहन सिंह जी ने किसी टाइम पे बोला था कि इट विल बी एन आइडियल सिचुएशन इफ आई कैन हैव ब्रेकफास्ट इन अफगानिस्तान, लंच इन इस्लामाबाद एंड डिनर इन न्यू दिल्ली। ये बात बोली थी उन्होंने कि ये बड़ी अच्छी सिचुएशन होगी, ये देयर बाय इंडिकेटिंग कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन बड़े अच्छे हो चुके हों और अफगानिस्तान में अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही हो। इस लाइन का ये मतलब था। तो 2014 में जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, सबसे पहली विजिट तो इनकी भूटान नेपाल वगैरह में थी, बिकॉज नेबरहुड फर्स्ट। उसके 2-4 महीने बाद ना ये अफगानिस्तान विजिट पे गए। अफगानिस्तान से वापस आते आते ही इंस्ट्रक्टेड हिज क्रू कि पाकिस्तान में लैंड करो, विच नेवर हैपन्स, लाइक इट वॉज टोटली अनप्लैंड। तो वो सुबह अफगानिस्तान से चले, वैसे भी रास्ता बहुत छोटा है, 1-1 घंटे की फ्लाइट्स हैं। तो अफगानिस्तान से चले, वो वहाँ पे स्टेट विजिट पे गए थे। वापस आते आते उन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान में जाना है मेरे को। तो पाकिस्तान वाली अथॉरिटी से पूछा गया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर लैंड होना चाहते हैं। वहाँ पे भगदड़ मच गई कि ये कैसे हो गया, स्टेट विजिट होती है प्रॉपर, 2-4 महीने पहले तैयारियां होती हैं। परमिशन दे रही थी उन्होंने, दे सेड आ जाओ भाई। और उस दिन नवाज शरीफ की बेटी की शादी थी, सो ही विजिटेड इन दैट वेडिंग। वहाँ पे शगुन वुगुन दे आए, हाथ फोटो खिंचा ली। सो नेक्स्ट डे ऑल द न्यूज़पेपर्स आर लाइक कि देखो जो मनमोहन सिंह ने बोला था वो सही हो गया। सुबह अफगानिस्तान में, दोपहर को इस्लामाबाद में विजिट करके उसके बाद नवाज शरीफ से 1-1.5 घंटा मीटिंग वीटिंग की, शाम को दिल्ली मोदी वॉज बैक। सो सिग्नलिंग कि हम आपके साथ टाइज दोबारा से अच्छी करना चाहते हैं। वो 26/11 हमले के बाद जो खराब चल रहा था, दिस इज अ न्यू स्टार्ट, दिस इज व्हाट ही सिग्नल्ड। उसके बाद क्या हुआ, उड़ी अटैक, जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है अगर आप लोगों ने देखी हो। तो उसके बाद हुआ उड़ी अटैक। अब कोई बंदा बहुत चाव से, किसी ने कुछ शुरुआत की हो और उसको सामने से ऐसा रिस्पॉन्स मिले, तो उसको थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ जाएगा कि ऐसे कैसे। सो देन वी रिस्पॉन्डेड। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, यहां तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा आपको, फॉर द फर्स्ट टाइम वी रिस्पॉन्डेड विद अ सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें हमने उनके करीब 250 टेररिस्ट्स मार दिए। हमारे यहाँ से 60-70 लोगों की एक टीम गई थी, पैरा एसएफ की, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाके जो टेररिस्ट कैंप्स चल रहे थे वहां पे क्रॉस द बॉर्डर, उनमें 250-280 के करीब बोलते हैं वैसे, इतने सैनिकों को मार दिया था। तो जब ये इस ऑपरेशन की खबर लीक की गई, जानबूझ के सरकार ने उसके 1-2 दिन बाद बताया कि भाई हमने कल रात या परसों रात ऐसे एक ऑपरेशन किया और उनके इतने टेररिस्ट मार दिए। इंटरेस्टिंगली नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज बिलीव्ड कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। तो जो बाकी ऑपोजिशन वाली पार्टी थी, देवर लाइक नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये तो आप ऐसे ही बोल रहे हो। द आर्मी जनरल हैड टू कंडक्ट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि आर्मी के बंदे हमने भेजे थे। तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को लगा कि यार नहीं है, पॉलिटिकल ऑपोजिशन मत करो, आर्मी वाले ऑपरेशन करके आए हैं तो लेट अस सपोर्ट देम। सिक्योरिटी रीजन की वजह से उन्होंने उस टाइम पे उसकी डिटेल्स नहीं शेयर की, लेकिन उसके एग्जैक्ट 1 साल बाद उन्होंने वो सारी वीडियो फुटेज शेयर की थी, जिसमें वो जो सोल्जर्स गए थे उनके हेलमेट्स के ऊपर कैमराज लगे हुए थे। तो वो सारी फुटेज उन्होंने शेयर की बीच बीच में से कि देखो हम बॉर्डर क्रॉस करके गए, इतने लोग मार के आए। पाकिस्तान डिनाइड इट, क्योंकि पाकिस्तान क्या कहता कि हाँ हमारे यहाँ टेररिस्ट थे जिनको वो लोग मार गए। नो, दे डिनाइड कि नहीं नहीं ये तो आए नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना। तो ना दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ हुआ, यहाँ पे कभी पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे एक अटैक हुआ हमारे ऊपर, हमने उसका जवाब दे दिया। हेंस फॉर द नेक्स्ट 4 years नथिंग हैपेंड। कोई टेररिस्ट अटैक नहीं दिखेगा आपको 2015 से लेके 2019 तक। अब 2019 में जब इलेक्शन आने वाले थे, नाउ अगेन गवर्नमेंट थॉट यार अब सरकार की टर्म खत्म होने वाली है, एक बार फिर इनिशिएटिव लेके देखते हैं कि यार फिर अगली सरकार पता नहीं हमारी आएगी कि नहीं, एक बार फिर थोड़ी सी कोशिश करके देखते हैं। तो 2018 के एंड में 1-2 इंटरनेशनल मीटिंग्स में फिर से मोदी जी ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग कर ली, फिर आर्टिकल छप गए, रिलेशंस आर गोइंग टू बी बेटर, है ना, न्यू फेज इन इंडो पाक रिलेशन, ये वो। उसके बाद हुआ पुलवामा अटैक कश्मीर में, जिसमें हमारे सिक्योरिटी कंटिंजेंट पूरा एक जा रहा था सीआरपीएफ का, और शायद सीआरपीएफ ही थी। तो वो जो बसेस में पूरे सीआरपीएफ के लोग होते हैं, सारे सैनिक होते हैं, तो उसके साथ एक वैन जिसमें बारूद भरा हुआ था वो पूरे लाके उसमें क्रैश की और वो फट गई।
सो 50 to 60 सोल्जर्स जो है वो शहीद हुए हमारे। दैट वाज द पुलवामा अटैक। उसका भी हमने जवाब दिया। द वेरी नेक्स्ट डे एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बालाकोट में की गई थी। पाकिस्तान का एक एरिया है बालाकोट। इस बार हमने अपने सोल्जर्स पैदल नहीं भेजे जमीन पे, इस बार हमने अपने एयरफोर्स के प्लेन्स भेज दिए। बालाकोट एयर स्ट्राइक अगेन दे डिनाइड कि नहीं नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं। उन्होंने बोला कि हाँ जी प्लेन्स आए थे, क्योंकि वो जीपीएस ट्रैक हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी इंडिया के प्लेन्स तो आए थे यहाँ पे, और ऐसे ही जंगलों उंगलों में बॉम्ब बूम फेंक के चले गए। वो नहीं बता रहे कि उन्हीं जंगलों में बहुत बड़े बड़े टेरर कैंप्स थे जिनके ऊपर वो बॉम्ब फेंक के गए हैं। तो अगेन वी स्ट्रक बैक। तो उसके बाद से अब तक देर इज नो प्रोग्रेस। दिस इज द होल टाइमलाइन ऑफ दिस। ऐसा क्यों है? किसी और कंट्री के साथ इतना खतरनाक पैटर्न नहीं है। क्यों है ऐसा? क्यों है? अरे तो किसी देश में टेररिस्ट ग्रुप है, आपको पता है कि वो ऑपरेट कर रहे हैं, आप उनको खत्म क्यों नहीं कर देते? सरकार कितनी पावरफुल होती है भाई, क्यों नहीं खत्म कर देते? आपको पता है एक बड़ी बेहुदा सी स्टेटमेंट जो कारगिल अटैक के बाद उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कैसे हो गया कारगिल अटैक, आर्मी ने किया है ये तो। उसको पूछा कि भाई तुम प्रधानमंत्री हो इस देश के, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी आर्मी कहाँ जा रही है? सीरियसली ही सेड दिस ऑन इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन कैमरा। उनको पूछा गया कि भाई आपके यहाँ तो भी वो बस लेके आए थे वाजपेयी जी, और आप बस में बम भर के ले आए वापस, हाउ डिड दिस हैपन? उन्होंने बोला कि आई वाज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन कारगिल, मुशर्रफ डिड इट। मुशर्रफ उस टाइम पे आर्मी जनरल था। तो मुशर्रफ ने उस चीज को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया कि आप इंडिया के सामने झुक रहे हो, आप साइड हटो, अब से मैं प्रेसिडेंट हूँ। मिलिट्री कू, दिस इज हाउ इट हैपेंड। नवाज शरीफ ने बोला कि भाई मेरे को नहीं पता कारगिल युद्ध कैसे हो गया, मेरे से पूछ के नहीं गई आर्मी, वो बस चढ़ गए जाके तुम्हारी पीक्स पे सीधा। तो वहां की आर्मी को लगा कि ये तो हमारी बेइज्जती कर दी इन्होंने। तो मुशर्रफ ने बोला कि भाई तुम कॉम्पिटेंट नहीं हो, तुम साइड हटो। सो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द प्रेसिडेंट, हेंस आर्मी रूल इन पाकिस्तान। ये चलता है वहां पे। सो द रीजन वाई ऑल दिस हैपेंस इज क्योंकि वहां की आर्मी नहीं चाहती कि उनके रिलेशन इंडिया से अच्छे हों। ये सारे जो टेररिस्ट अटैक आप देख रहे हो, दे आर डन बाय टेररिस्ट्स, बट दैट दोज टेररिस्ट्स आर सपोर्टेड बाय पाकिस्तानी आर्मी। और ऐसा क्यों है? आर्मी क्यों सपोर्ट करेगी भाई टेररिस्ट्स को? नहीं तो आपको लगता है कि किसी देश में इतने बड़े बड़े टेरर कैंप्स चल जाएं और वहां की आर्मी कुछ ना करे? आर्मी के पास सब कुछ होता है, वो चाहे एक दिन में सारे टेररिस्ट को खत्म कर दे। बट व्हाई दे डू दिस? 1948 में हमारे क्रिएट होने के एक साल बाद इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी कश्मीर के इशू पे, इंडिया जीत गया। 1965 में फिर से इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, इंडिया जीत गया। 1971 में फिर से इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, फिर से इंडिया जीत गया। तो यानी कि उन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि हम डायरेक्ट वॉर में इंडिया से नहीं जीत सकते। तो कैसे जीतेंगे? प्रॉक्सी वॉरफेयर से। प्रॉक्सी वॉरफेयर का मतलब कि इनके अंदर, इंडिया के अंदर ऐसी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दो कि ये आपस में लड़ते रह जाएं, हम वैसे जीत जाएंगे। सो इट इज लाइक सेइंग कि आप मैदान में किसी के सामने खड़े होके हाथापाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो सामने वाला आपको हमेशा हरा देता है। तो आप उसकी पैंट में चूहा छोड़ दो, ये अपने आप ही लड़ता रहेगा। समथिंग लाइक दैट। आप उसके घर में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, क्योंकि आप डायरेक्टली उससे वॉरफेयर में कभी नहीं जीत सकते। इफ यू कंपेयर इंडियन एंड पाकिस्तान मिलिट्री, देर इज नो कंपेरिजन। एक दिन में हरा दें हम उन्हें, चाहे आर्मी, चाहे नेवी, चाहे एयरफोर्स, दे आर नो वेयर इवन क्लोज टू अस। इसलिए वो यहाँ पे टेररिज्म जनरेट करते हैं। तो 1971 वॉर हारने के बाद सबसे पहला टारगेट जो उन्होंने चुना, दैट वाज पंजाब। पंजाब में जो मिलिटेंसी का पीरियड चला है 70s और 80s में, उनमें सारे आर्म्स, एम्यूनिशन, वो बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर्स, वो सब कुछ जो आता था वो सब पाकिस्तान से आता था। सो दे सॉ कि इंडिया में इस टाइम पे कौन सा ऐसा एरिया है जहां डिस्टर्बेंस है, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी सरकार से गुस्सा हैं, उनको हथियार पकड़ा दो, बाकी काम वो अपने आप करेंगे। सो फर्स्ट टारगेट दे फाउंड वाज पंजाब। यानी कि जब पंजाब में मिलिटेंसी हमने खत्म की है, तो उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट ये था कि हमने क्रॉस बॉर्डर से आने वाले हथियारों को कैसे रोकना है। और उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को हमने बहुत स्ट्रांगली गार्ड किया कि उधर से हथियार ना आ पाए इधर। जब पंजाब की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पंजाब के लोग 80s तक, मिड 80s तक आते आते पंजाब की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई थी, 87 88 तक।
नेक्स्ट टारगेट दे फाउंड कश्मीर, ये तो है ही है परमानेंट। 1986-87 में कश्मीर में एक इलेक्शन हुए थे, जैसे आज इलेक्शन रिजल्ट आ रहा है ना कश्मीर में। 1986-87 में कश्मीर में एक इलेक्शंस हुए थे जो पूरी दुनिया में पता है सबको कि वो रिग्ड इलेक्शंस थे। कोई एक ऐसा एरिया है जैसे कि कश्मीर है इंडिया में, जहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो सेपरेटिज्म मांगते हैं कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं बनना, इंडिया का हिस्सा भी नहीं बनना, हमें तो आज़ाद कश्मीर चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ जाना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेजोरिटी ओपिनियन क्या है? कैसे पता चलेगा? वोट करा के देख लो, वोट करा के देख लो। अब इंडिया में ना हम लोग रेफरेंडम नहीं कराते। रेफरेंडम का मतलब होता है कि कोई एक क्वेश्चन लोगों को पोज करो और उनको उस पर जवाब पूछ लो। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन हो, वोट में तो हम पॉलिटिकल पार्टी चुन रहे हैं ना कि सीएम कौन बनेगा। रेफरेंडम में आप कोई एक क्वेश्चन पोज करते हो और उसका सब लोग जवाब देते हैं। लेट अस से सबको क्वेश्चन पूछा जाता कि व्हाट डू यू वांट कश्मीर टू बी? नंबर 1 विद इंडिया, नंबर 2 विद पाकिस्तान, नंबर 3 इंडिपेंडेंट। अब वोट डाल के जाओ, इसको बोलते हैं रेफरेंडम। लेकिन इंडिया ने कभी रेफरेंडम नहीं कराया इस एरिया में, क्योंकि इंडिया मानता है कि हमारा हिस्सा है पूरा का पूरा। लेकिन जो इन तीनों आइडियोलॉजीज वाले लोग हैं, प्रो इंडिया वाले हैं, प्रो पाकिस्तान वाले हैं और इंडिपेंडेंट होने वाले हैं, ये तीनों लोग कश्मीर में एग्जिस्ट करते हैं। और हम उनको अलाउ करते हैं कि तुम सेपरेटिस्ट हो, कोई बात नहीं, हथियार मत उठाना, तुम यहाँ पे रह सकते हो, आवाज उठाओ जितनी मर्जी, धरने लगा लो, बस हथियार मत उठाना, तब तक तुम रह सकते हो यहाँ पे, जो बोलना है बोल सकते हो, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। तो 1987 वो इलेक्शन थे जिसमें वो सभी लोग कंटेस्ट कर रहे थे, जो प्रो पाकिस्तान भी थे, जो प्रो इंडिपेंडेंस भी थे और जो प्रो इंडिया भी थे। और कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट, जब भी कोई इलेक्शन होता है तो गवर्नमेंट के पास बहुत इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरफ की हवा ज़्यादा है, कौन जीतने वाला है, क्या होने वाला है। तो इंडिया ने अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ को पूरी तरह से कश्मीर में लगा दिया और पता करवाया कि गवर्नमेंट मेजोरिटी नहीं लेने वाली है। और उस टाइम पे राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी सेंटर में। तो गवर्नमेंट ने ये इलेक्शन रिग करवा दिए। रिग मतलब जाली वोटें डल गई, कहीं पे बैलेट बॉक्स चोरी हो गए, कहीं पे लोगों ने बैलेट बॉक्स से कब्जा करके खुद वोटें डाल ली। उस टाइम पे ईवीएम नहीं होती थी। और ये बात हमें पता कैसे है? क्योंकि इंडिया अपनी इम्पार्शियलिटी दिखाने के लिए हर बार इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बुलाता है। जैसे अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए तो हमने 5 अलग अलग कंट्री से इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स बुलाए कि यूएसए से 10-15 लोग आ जाओ, बड़े बड़े ऑफिशियल्स भेज दो अपने। जैसे इंडिया अपने 10-15 आईएएस ऑफिसर्स भेज दे जो पढ़े लिखे हैं, जिनको सब चीज़ों की नॉलेज है। तो ऐसे हमने 4-5 बड़ी बड़ी कंट्रीज से, जो हम पे एलिगेशन लगाते हैं कि यहाँ पे सब कुछ फेयर नहीं होता, हमने वहाँ से लोग बुला लिए कि भेजो उनको। जिस दिन इलेक्शन हो रहा होगा उनको हम गाड़ियां दे देंगे, सिक्योरिटी दे देंगे, जहां जाना है जाओ और जाके देखो कि इलेक्शन ठीक हो रहे हैं कि नहीं। कंट्रोल रूम में जाके उनको एक्सेस दे देते हैं हर जगह का, किसी भी पोलिंग बूथ में जा सकते हो, कंट्रोल रूम में जाके चेक कर सकते हो, काउंटिंग के प्रोसेस में साथ बैठ सकते हो। और एंड में जब तुम्हें लगे कि सब कुछ फेयर हुआ है तो लिख के दे जाओ कि अकॉर्डिंग टू अस दिस इलेक्शंस हैव बीन फ्री एंड फेयर। उससे क्या है कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाती है कि हाँ ये इलेक्शन फेयर हुए। 87 वाले इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ। जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आए थे उनको जहां पे वो कह रहे थे वहां नहीं ले जाया गया, जहां पे हम ले जाना चाहते थे वहां ले जाया गया कि चलो आपको एक बूथ लेके चलते हैं। वहां पे ले गए, वहां पे सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन बाकी बूथ्स कैप्चर हो गए हैं, बाकी जगह पे जाली वोटें पड़ रही हैं। सो इट वाज वाइडली एक्नॉलेज और सभी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने बोला कि भाई हम नहीं वेरीफाई करते कि इलेक्शन सही हुए हैं, हमें तो इन लोगों ने ही बताया कि कहाँ जाना है, हमारी बात नहीं सुनी गई। सो इट वॉज बिलीव्ड कि इलेक्शन रिग्ड है। अब जब रिजल्ट आया तो ऑफ कोर्स कांग्रेस जीत गई थी, क्योंकि कांग्रेस सेंटर में पावर में थी, तो वोटें कैप्चर करके सारी उन्होंने अपनी डाल ली थी। तो अब सेंटर गवर्नमेंट ने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया कि देखो कोई सेपरेटिज्म की हवा नहीं है वैली में, सभी लोग इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं और सभी लोग प्रो कांग्रेस हैं। लेकिन जिन लोगों को पता था कि गलत हुआ है वो सब लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। तो यहाँ पे एक ऐसा माहौल बनना शुरू हुआ कि सरकार फेयर नहीं है हमारे साथ, और इसलिए पाकिस्तान यहाँ पे पहुंच गया और उन्होंने इन लोगों को आर्म करना शुरू कर दिया। सो 1987 इज द एग्जैक्ट ईयर जब कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई। उससे पहले भी कश्मीर के लोगों में थोड़ी थी, वो क्या कहते हैं आपको, डिसइल्यूजनमेंट या कुछ भी आप कह सकते हो, लेकिन हथियार नहीं थे उनके पास। अब वो जो उसके बाद से मिलिटेंसी चल रही है वो खत्म ही नहीं होने पे आ रही है। दिस वॉज द ईयर व्हेन दिस स्टार्टेड। तो इसको बोलते हैं प्रॉक्सी वॉरफेयर। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि चलो ठीक है, एक एक स्टेट करके हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं
और उसके बाद उन्होंने नक्सलाइट एरियाज में भी हथियार भेजे, छत्तीसगढ़ झारखंड वाले हमारे एरियाज में। बट देन दे स्टार्टेड डूइंग द अदर टैक्टिक्स कि प्रॉपर टेररिस्ट ऑपरेशन करने शुरू कर दो, कारगिल का हमला करो, पुलवामा का हमला, उड़ी अटैक, पार्लियामेंट पे अटैक। देन दे स्टार्टेड डूइंग दैट, बॉम्ब ब्लास्ट एंड एवरीथिंग। तो अब ये कंसिस्टेंसी देखो कितनी है पाकिस्तान ने मेंटेन की। और ये सारा कुछ जो हुआ है, 3 बार ये जो हारा, पाकिस्तान हारा, उससे भी ज्यादा ह्यूमिलिएशन आर्मी की हुई, पाकिस्तान की आर्मी हार गई पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी लीडर्स बने हैं उन सब ने ये एक सेंटिमेंट वहां के लोगों में डाला है कि देखो इंडिया से तुम इतनी बार हार चुके हो, इंडिया हर बार तुम्हें हरा देता है, तो इसलिए हमें स्ट्रांग आर्मी चाहिए। तो हर बार बजट में आर्मी की एलोकेशन और बढ़ा दी और बढ़ा दी। और एजुकेशन के लिए पैसे नहीं उनके पास, हेल्थ केयर के लिए पैसे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे नहीं है, आर्मी के लिए बहुत पैसे हैं। आप आज भी अगर गलती से पाकिस्तान का बजट खोल के देख लो ना कि उनकी सेक्टरल कंट्रीब्यूशन कितनी है, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, तो इट इज़ लाइक अगर 100 रुपए वो बजट के लिए एलोकेट करते हैं तो उसमें 50 रुपए आर्मी को दिए जाते हैं। शायद मैं कम बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है मुझे पता। इंडिया में हम बहुत बड़ा सम आर्मी को या डिफेंस को देते हैं, लेकिन बजट हमारा उससे भी कई गुना बड़ा है। सो इट इज़ नॉट डिस्प्रपोर्शनेट, उनके यहाँ इट इज़ डिस्प्रपोर्शनेट। तो उन्होंने जस्टिफाई कर रखा है कि देखो हमें आर्मी बड़ी चाहिए तभी तुम इंडिया से जीत सकते हो। वो सेंटिमेंट लोगों में इतना भर दिया गया है कि उनको जस्टिफाइड लगता है। और अब वही आर्मी को जब आप इतना पैसा दोगे तो उस आर्मी के ऑफिसर्स की सैलरीज बढ़ाते जाओगे, उनकी पेंशन्स बढ़ाते जाओगे। तो जब वो आर्मी ऑफिसर्स इतने बड़े बड़े रैंक्स पे पहुंच के रिटायर होंगे तो वो सोचेंगे कि हम ही क्यों ना प्रेसिडेंट बन जाएं, हम ही क्यों ना प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, हम ही क्यों ना मिनिस्टर बन जाएं। हमारे पास इतना पैसा है, हम कॉलेज खोल लेते हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हम यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं, हॉस्पिटल खोल लेते हैं। आज की डेट में पाकिस्तान की जीडीपी का 60 to 65% वहां की आर्मी के थ्रू आता है। ये सारी चीजें वहां की आर्मी चलाती है। तो अब अगर पिछले 70 सालों से आपने आर्मी को इतनी शय दे रखी है, तो अब कैसे पॉसिबल है कि आप आर्मी को साइड ट्रैक कर दो। आज से 2 साल पहले पाकिस्तान भी बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया था, अभी भी है, 2 साल पहले थोड़ा ज्यादा आ गया था, मालदीव जैसी हालत हो गई थी उनकी। दे हैड, आई थिंक, 2 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो वो आईएमएफ के पास मदद मांगने चले गए कि जी हमारे पास इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं है, हमें दे दो। आईएमएफ ने उनको एक लिस्ट थमा दी कि भाई ये चीजें तुम कर लो रिफॉर्म्स, उसके बाद हम तुम्हें पैसे दे देंगे। जैसे इंडिया को जब जरूरत थी 1991 में, तो हम गए थे, तो हमें भी एक लिस्ट दी गई थी, हमने वो उसमें ज्यादातर चीजें मान ली थी। पाकिस्तान वाले भी चले गए, पाकिस्तान को लिस्ट दे दी गई। उसमें एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई तुम आर्मी पे बहुत खर्चा करते हो यार, इसको कम करो। आईएमएफ वाले आपको असिस्टेंस दे रहे हैं तो वो आपकी बजट उठा के नहीं देखेंगे कि ये कहाँ पे ये फालतू खर्चा कर रहे हैं। उन्होंने देखा आर्मी पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हो भाई तुम, इसको कम करो। आर्मी वालों की थोड़ी सैलरीज रैशनलाइज करो, थोड़ी पेंशन्स कम करो, कि 50-60% तो तुम्हारा इसी में जा रहा है। तो पाकिस्तान कहता कि ये नहीं होगा भाई। तो उन्होंने अपने देश में ऐसा सेंटिमेंट बनाया कि देखो आईएमएफ हमें हमारी आर्मी, हमारी प्राइड को सेक्रीफाइस करने के लिए बोल रहा है, हम ये नहीं होने देंगे। लोग कहते हैं हाँ ठीक है नहीं होने देंगे, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे। तो फिर चाइना के पास चलते हैं, चाइना ने दे दिए, चाइना ने दे दिए। दैट इज वाई पाकिस्तान चाइना आर सो क्लोज। चाइना के पास बहुत पैसा है, हमारे से भी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने दे दिए पाकिस्तान को कि भाई ठीक है तुम्हारा काम हम चला देते हैं। लेकिन बदले में वहाँ पे वो जो बेचा है दैट इज मच ग्रेटर देन जो वो आईएमएफ को देते हैं। नेशनल प्राइड। अब वो बिल्कुल वही सब कुछ करते हैं जो चाइना उनको करने के लिए कहता है। एग्जैक्टली पाकिस्तान चाइना की इतनी जबरदस्त बनती है, और हमारे लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत पैसा देता है चाइना पाकिस्तान को, बट बदले में पाकिस्तान को सब कुछ वो करना पड़ता है जो चाइना उसको करने के लिए बोलता है। तो इन ऑल दीज सर्कमस्टांसेस यू अंडरस्टैंड कि क्यों इंडिया और पाकिस्तान में कोई पीस इनिशिएटिव कामयाब नहीं होता है, बिकॉज वहाँ की आर्मी नहीं चाहती है। एंड हेंस एक्सप्लेन्ड कि कारगिल अटैक में नवाज शरीफ ने ऐसा क्यों बोला था। आर्मी इतनी स्ट्रांग है, आर्मी प्राइम मिनिस्टर से पूछ ही नहीं रही कि हम वहाँ अटैक कर दें कि नहीं कर दें। इंडिया में ऐसा हो तो कितना अजीब लगे। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स कि कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं, फिर वो आर्मी को बताएगा कि भाई तुम यहाँ पे चढ़ाई कर दो या यहाँ पे ना करो। सोचो आर्मी जनरल अपनी फोर्स लेके चला गया कि चलो आओ अटैक करते हैं, ये कैसे होता है। वट काइंड ऑफ अ कंट्री इज दैट। हेंस इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज तक पाकिस्तान में कितनी बार आर्मी जनरल्स का रूल आ चुका है,
4 बार। ऑलमोस्ट हर 10 से 15 साल बाद एक आर्मी जनरल को लगता है कि बहुत होगी सिविलियन गवर्नमेंट, क्या डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी लगा रखी है, आर्मी का रूल होना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर को हटाता है, खुद प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाता है। तो प्रेसिडेंट कम प्राइम मिनिस्टर खुद ही होता है वो। जनरल याहिया खान रह चुके हैं, मुशर्रफ रह चुका है, अयूब खान रह चुका है, और एक और था कोई। 4 मिलिट्री जनरल्स हैव रूल्ड पाकिस्तान टिल डेट। इंडिया में नेवर, नेवर। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पॉलिटी इतनी स्ट्रांग है, और हमने आर्मी को इतना ज़्यादा स्ट्रांग, स्ट्रांग तो गलत वर्ड है, इतना ज़्यादा ब्रूटल नहीं बनने दिया कि तुम देश चला लो। नो, पाकिस्तान में उनके यही सेंटिमेंट रहा, हेंस एक्सप्लेनेशन। तो अब इतने साल से हमारी रिलेशनशिप बंद है, 2014-15 के बाद से हम नहीं गए पाकिस्तान में, बट अब 2024 में हमारे फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, जबकि जाना किसको चाहिए? प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि ये समिट है। अगर ये एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग होती तो एस जयशंकर ही जाते, लेकिन ये एससीओ समिट है, यानी कि बाकी एससीओ मेंबर्स के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स आएंगे। पर हम अभी भी इतनी प्राइड रखते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर तो नहीं भेजेंगे, फॉरेन मिनिस्टर चला जाएगा। चलो, वो भी इसलिए जाएगा कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के लिए नहीं जा रहा, वो एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, क्योंकि हम मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को वैल्यू करते हैं, और एससीओ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और पिछले साल एससीओ हमने होस्ट की थी, तो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी आया था। तो कोई बात नहीं, हम भी अपना फॉरेन मिनिस्टर भेज देंगे। तो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एस जयशंकर इज नोन फॉर हिज आंसर्स, तो उनको पूछा कि इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने 2-3 सेकंड सोचा, फिर ही सेड आई विल बिहेव माई सेल्फ, ही सेड व्हेन आई गो टू पाकिस्तान आई विल ट्राई टू बिहेव माई सेल्फ। कि उन्होंने बहुत कांड किए हैं हमारे साथ, बट मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, आई विल जस्ट ट्राई टू बिहेव माई सेल्फ, दैट इज माई फोकस एरिया। ठीक है। एससीओ जो है, ये कब बनी थी? 2006 में। उससे पहले इसका, हाँ जी, 2000, उस टाइम पे इसका नाम होता था शंघाई 5। हाँ, तो उस टाइम पे इसमें 5 कंट्रीज हुआ करती थी। आज इसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? और चाइना, रशिया, तजिकिस्तान, एक और रह गया स्थान, उज्बेकिस्तान। तो 4 तो ये स्थान ही है। उसके बाद चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस। वेरी गुड, ये अभी अभी बना है। तो 10 मेंबर्स हैं इस ग्रुपिंग के। 2 साल पहले तक 8 ही होते थे। 2022 में हमने ईरान को ऐड किया, और पिछले साल हमने बेलारूस को ऐड किया। तो 10 मेंबर्स हैं एससीओ के। तो अब हमने बाकी सबसे तो रिलेशन अच्छे रखने हैं, सिर्फ एक पाकिस्तान की वजह से सबको थोड़ी छोड़ देंगे। ये तो सार्क वाली बात हो जाएगी। सार्क हैज बिकम अ डेड ऑर्गेनाइजेशन। सार्क हैज बिकम नियरली डिफंक्ट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पिछले 10 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई है, क्योंकि जिस साल उड़ी अटैक हुआ उसी साल इंडिया ने बोल दिया अगली मीटिंग इस्लामाबाद में होनी थी, हमने बायकॉट कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे। और बाकी सारी कंट्रीज ने भी बायकॉट कर दिया। तो कहाँ हमें असर देखने को मिलता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का, कि सार्क में इंडिया की सारी नेबरिंग कंट्रीज मेंबर हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब। तो सार्क समिट जब हमने बायकॉट की कि भाई हमारे यहाँ उड़ी अटैक हुआ है तो हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो सभी कंट्रीज ने बायकॉट कर दिया। भूटान ने कहा हम भी नहीं जाएंगे, बांग्लादेश ने भी कहा हम नहीं जाएंगे, श्रीलंका ने भी, और बाकी जो कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान ने भी। यानी कि सभी कंट्रीज इंडिया के साथ हो गई अगेंस्ट पाकिस्तान। सो दैट इज द विक्ट्री ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और गुजराल डॉक्ट्रिन। ठीक। तो अब एससीओ में जा रहे हैं, अब देखो वहां पे होगा तो सही कोई ना कोई कांड, ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। समथिंग ही विल से, समथिंग एस जयशंकर विल रिस्पॉन्ड, कुछ ना कुछ होगा जरूर। बट डेफिनेटली नो इंडिया पाकिस्तान बायलेटरल टॉक्स आर गोइंग टू बी हेल्ड। पिछले 10 साल से नहीं हुई है, अब भी नहीं होंगी मोस्ट लाइकली। तो लॉन्ग रोड अहेड का मतलब क्या है, कि पाकिस्तान तो अब भी नहीं हटता है, अब भी टाइम टू टाइम उस तरह की बातें करता रहता है। तो पीस तो अभी एस्टैब्लिश नहीं होने वाला है। ठीक है जी। ये एक बड़ा सिंपल सा आर्टिकल है, द किड्स आर ऑनलाइन। इसमें
कि एक मैटर है कि बच्चों का ऑनलाइन अब्यूज या ऑनलाइन हैरेसमेंट किसी भी तरह से उसको कैसे रोका जाए और उनकी सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जाए। तो इस आर्टिकल में दो तीन चीजें बताई गई हैं कि अलग अलग कंट्रीज ने कुछ किस तरह के मेजर्स किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने कभी फेसबुक पे प्रोफाइल बनाई हो या इंस्टाग्राम पे, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट ऑन इट, तो उसमें जब आप अपनी एज भरते हो तो 13 से कम सिलेक्ट ही नहीं होती। यू कैन नॉट सिलेक्ट 12 एज योर एज। लेकिन बस उसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई वेरिफिकेशन नहीं है उस चीज़ की। कोई 10 साल का बच्चा बना रहा है तो वो भर देगा कि मैं 13 का हूँ, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। बट नाउ ऑल दीज बिग कंपनीज जैसे मेटा, या मेटा ही है वैसे तो, ये इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये वो, तो ये सारे अब एक एज बार लगाने लगे हैं जिससे कम बच्चे जो हैं वो उस पे ऐड नहीं हो पाएंगे। एंड देयर हैज टू बी अ थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन ऑल्सो, ताकि कोई ऐसे झूठ बोल के ऐप पे ना आ जाए, कोई ना कोई तरीका उसका बनाएंगे। तो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग मूवमेंट चला रही है। जैसे यूके में स्मार्टफोन फ्री चाइल्डहुड मूवमेंट है। स्मार्टफोन फ्री चाइल्डहुड, ये एक मूवमेंट चल रही है यूके में। देन सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा लॉ लाया जाने वाला है विच विल बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन। एंड थर्ड, मेटा ने एक टीन अकाउंट्स फीचर इंट्रोड्यूस किया है। मेटा हैज इंट्रोड्यूस्ड टीन अकाउंट्स फीचर फॉर इंस्टाग्राम, जिसमें अगर कोई टीनेजर इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना रहा है अप टू द एज ऑफ 19, तो उनके पेरेंटल कंट्रोल्स उस पर एनेबल करना मैंडेटरी होगा, कि आपको कोई गार्डियन अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि आपकी सारी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सके। दिस इज अ न्यू फीचर दैट इंस्टाग्राम इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस। नॉट अप टू 18, नॉट अप टू 19, क्योंकि 18 के बाद तो इट इज अलाउड, बट 17 की एज तक में भी यू नीड टू हैव अ गार्डियन गार्डिंग योर इंस्टाग्राम अकाउंट। ये एक फीचर मेटा इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज और सिक्योरिटी के टॉपिक के ऊपर है। तो ये सारे इनिशिएटिव इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि जैसे इंडिया में हम क्राइम्स का रिकॉर्ड बनाते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है हमारा, हर कंट्री का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। तो उसमें देखने में आ रहा है कि जैसे जैसे ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया है वो, तो बच्चों के साथ इस तरह के हैरेसमेंट की खबरें या उनको एक्सप्लॉयट करना किसी भी तरीके से, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, मॉनेटरी एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसलिए सारी कंट्रीज को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो अपने अपने लेजिस्लेशंस में ऐसे लॉज लेके आए जिससे कि बच्चों को इन चीज़ों से बचाया जा सके। तो ये सारे चेक्स टेक कंपनीज से भी शुरू होते हैं और कंट्रीज से भी शुरू होते हैं। इंडिया ने अब तक कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं लिया है, बट दिस इज अ स्टार्ट। तो आने वाले 1-2 साल में एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में भी कोई ऐसा लॉ आएगा जिसमें सारी चीज़ें बैन की जाएंगी। बट अगेन इट कम्स डाउन टू एनफोर्समेंट, कितने अच्छे से एनफोर्स कर पाते हो इन चीज़ों को आप। तो बस इसके ऊपर ये एक आर्टिकल है। आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए और क्या दो तीन इनिशिएटिव्स मेन हो रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट, स्वीडन में क्या हो रहा है? फोन बैन कर दिए? अच्छा, एज लिमिट कर दी। हाँ 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 हाँ, वो काफी देर पहले हुई थी बात। तो वो पता नहीं कैसे एनफोर्स करेंगे स्क्रीन टाइम को। या तो वो डिवाइस में फिट होके आने लग जाए, कितना सही हो जाए ना, कि कोई लॉ आ जाए, कोई नई डिवाइस जो बन रही है उसमें स्क्रीन टाइम फिक्स हो, तो उससे ज़्यादा चला ही नहीं सकते। जब एवरी 24 आवर्स, लेट से 2 घंटे आपका स्क्रीन टाइम ऑन हुआ, उसके बाद फ़ोन ऑफ हो जाएगा, अब 24 घंटे बाद ऑन होगा। कोई लॉ आ जाए अगर ऐसा, तो ही हो सकता है। वो भी लोगों ने देसी जुगाड़ कर लेने हैं, मैकेनिक के पास जाके सेट सूट करा लेना है उसको। इंडिया में तो ऐसा हो जाएगा, स्वीडन में शायद ना होता हो गई। उसके बाद ये एक आर्टिकल है, द रिपब्लिक ऑफ लैंग्वेजेस। इस पूरे आर्टिकल का क्रक्स एक ही लाइन है जो ये वाली है। तो पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ लिया। ये क्यों है आया न्यूज में? इंडिया में नई क्लासिकल लैंग्वेजेस डिक्लेयर की हैं हमने। पहले से कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तमिल आई थी, वेरी गुड।
उसके बाद अब टोटल 11 हो गई हैं। तो तमिल, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हम्म, पहले जो 6 थी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत एंड उड़िया। कौन सी लैंग्वेज थी? एक सिक्स्थ लैंग्वेज थी। चार तो होगी साउदर्न स्टेट्स, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। एक हो गई संस्कृत, एक हो गई उड़िया। ये 6 लैंग्वेजेस थी पहले, जो कि क्लासिकल लैंग्वेजेस थी। अब इसमें 5 नहीं ऐड हो गई हैं। असमीज, बंगाली, मराठी, पाली, प्राकृत। एक और इसमें ऐड होने का प्रपोजल था, वो अभी की नहीं है, पर्शियन। तो पाली, प्राकृत। एक्चुअली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली है ना, उसमें 3 लैंग्वेजेस बोली गई थी कि हम 3 लैंग्वेजेस ऐड करेंगे, पाली, प्राकृत एंड पर्शियन, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर आपको ये पूछा जाता है तो। लेकिन हमने उसमें से 2 ले ली और 3 और कोई उठा ली। सो दीज आर द 5 न्यू एडिशंस। तो कुल मिलाकर अब 11 लैंग्वेजेस हो गए जिनके पास क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस है। ये करवाया है सर ने, किसी ने डिटेल में कराया पिछले 2-3 दिन में? अच्छा, तो क्या क्राइटेरिया होता है क्लासिकल लैंग्वेज बनने का? ओके। हम्म। हम्म। करीब करीब 1,000 साल पुरानी प्रेजेंस प्रूव होनी चाहिए, कि वो लैंग्वेज कम से कम 1,000 साल पुराने उसके कोई रूट्स हैं, नंबर 1। दूसरा, उसमें एडिक्वेट लिटरेचर डेवलप हुआ होना चाहिए। ये 2 मेन क्राइटेरिया कहे जाते हैं क्लासिकल लैंग्वेज के लिए। ये बंदा इसमें क्या कह रहा है कि बिना मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस को क्लासिकल स्टेटस दे दिया, इसके अकॉर्डिंग एक और क्राइटेरिया भी कंसिडर किया जाना चाहिए, विच इज रूट वर्ड्स उस लैंग्वेज से निकलते हैं कि नहीं निकलते। जैसे हम आज अगर कहें कि, जैसे आप में से कितने लोग हैं जिनको पंजाबी बिल्कुल समझ में नहीं आती है? सबको आती है पंजाबी समझ में। हिंदी और पंजाबी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना। अगर आप बहुत गूढ़ पंजाबी नहीं बोल रहे, तो हिंदी और वाले को पंजाबी, पंजाबी वाले को हिंदी समझ में आ जाती है ना, क्योंकि दोनों की रूट लैंग्वेज एक ही है, संस्कृत। तो संस्कृत कैन बी अ क्लासिकल लैंग्वेज, क्योंकि ये रूट लैंग्वेज है, इससे और लैंग्वेजेस निकलती हैं। तो इस बंदे का यही कहना है इस आर्टिकल में, कि बिना मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस को क्लासिकल स्टेटस देने से पहले ये भी एक क्राइटेरिया कंसिडर किया जाना चाहिए कि उसमें से रूट वर्ड्स निकलते हों। अदरवाइज तो हम 50 क्लासिकल लैंग्वेजेस क्रिएट कर देंगे। कि क्लासिकल वर्ड का मीनिंग डाइल्यूट मत करो इतनी सारी लैंग्वेजेस डिक्लेयर करके। ये जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस हैं, दे आर ऑल क्लासिकल, जिनका एक रीजन है। बट इनमें ही इज गिविंग नाउ अलग अलग, उसने सबका रीजन दिया है कि इसमें से कोई रूट वर्ड नहीं निकलता, ये अपनी तरह की अलग लैंग्वेज है। बट इट डज सेटिस्फाई द अदर 2 क्राइटेरिया, कि इन लैंग्वेजेस में अच्छा खासा लिटरेचर डेवलप्ड है, और इन लैंग्वेजेस का जो एग्जिस्टेंस है वो कई 100 साल पहले तक का प्रूव हो चुका है। और एक बार इनको क्लासिकल डिक्लेयर कर दिया जाए तो क्या फायदा होता है? सरकार इनके ऊपर रिसर्च के लिए अलग से पैसे जनरेट करती है, इनके लिए क्लासिकल लैंग्वेज रिसर्च इंस्टीट्यूट बनते हैं। इनका जो भी लिटरेचर बहुत पुराना हो चुका है या जो अच्छी कंडीशन में नहीं है, उसे प्रिजर्व करने की कोशिशें होती हैं। उनको दोबारा नई बुक्स को प्रिंट किया जाता है। मतलब इन लैंग्वेजेस में अब आपको बहुत पुराना कोई लिटरेचर अगर होगा, तो वो आपको नई फॉर्म में प्रिजर्व्ड दिखेगा, नई बुक्स छपेंगी, जो कि पहले कोई नहीं पूछ रहा था। अब सरकार इसके लिए पैसे एलोकेट करेगी कि 10-20 करोड़ हर लैंग्वेज को दे दिए, जिससे कि अच्छे अच्छे रिसर्च सेंटर बन जाएं, नई बुक्स पब्लिश हो जाएं, सो दैट दीज लैंग्वेजेस रिमेन एज दे आर, वो कहीं गायब ना हो जाए। इनमें जो लिटरेचर कभी किसी ने लिखा होगा 300-400-500 साल पहले, उन बुक्स को दोबारा से प्रिजर्व किया जाएगा, जहां जहां भी वो पड़ी होंगी, और सरकार उनको पैसे देती रहेगी हर साल। दिस इज द मीनिंग। ठीक है जी। प्लस जो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस हैं, इनके कई यूनिवर्सिटीज में डिपार्टमेंट्स बने होते हैं अलग से, डिपार्टमेंट ऑन संस्कृत लिटरेचर रिसर्च, लेटर से ऐसे ऐसे करके। तो लोग उनमें एमए कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं।
अब वो इनमें भी कर पाया करेंगे। क्लासिकल लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट होते हैं बेसिकली, तो उन डिपार्टमेंट्स में पहले सिर्फ ये लैंग्वेजेस थी, अब इन पे भी आप कर सकोगे, उसके लिए भी सरकार स्कॉलरशिप देगी। इसमें भी यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर हुआ करेगा फॉर एग्जांपल। तो ऐसी ऐसी सी चीजें अब होनी शुरू हो जाएंगी इन लिटरेचर ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो in this article he's saying why broadening the list of classical languages could result in vertical fragmentation of society। बाकी लैंग्वेजेस भी मांगेंगी, हमें क्या प्रॉब्लम है भाई, हमें भी डिक्लेयर करो क्लासिकल लैंग्वेज। तो ये तो थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम चला गया राइटर। ही इज कंपेयरिंग दिस विद ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, कि सरकार कुछ लैंग्वेजेस को डिक्लेयर कर देती है, कुछ को नहीं कर रही है, तो बाकी लोग भी मांगेंगे। तो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन ऑफ सोसाइटी लैंग्वेज के नाम पे, विच वी मे अग्री विद, वी मे नॉट अग्री विद, है ना। लैंग्वेज के नाम पे हमने इतनी स्टेट्स भी तो बनाई हैं, तो डिवीजन थोड़ी हो गई, यूनिटी ज्यादा बढ़िया बनी हुई है। सो इट डिपेंड्स, और लैंग्वेजेस डिक्लेयर कर देंगे, उसमें क्या है। उसके बाद ये एक आर्टिकल है हार्नेसिंग द पावर ऑफ एआई, ये अमिताभ कांत जी ने लिखा है। इसमें भी कोई बहुत ज्यादा डेटा या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। कौन है अमिताभ कांत? अमिताभ बच्चन के छोटे भाई। अमिताभ कांत एक बहुत बहुत फेमस ऑफिसर है इंडिया के, ये नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। और नीति आयोग के सीईओ रहने के बाद ये इंडिया की G20 समिट जो 2023 में हुई थी उसके शेरपा रह चुके हैं, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन होती है। शेरपा का मतलब क्या होता है? माउंटेनियरिंग में टर्म यूज करते हैं हम, शेरपा नेपाली शेरपाज होते हैं जो माउंटेनियरिंग में असिस्ट करते हैं। जैसे अगर मुझे कल को माउंट एवरेस्ट चढ़ना हो तो मैं अकेला अपना सामान लेके नहीं जा सकता, तो मुझे साथ में एक असिस्टेंट चाहिए, तो उसे बोलते हैं शेरपा। तो शेरपा का मतलब क्या हुआ? वो इंसान जो किसी दूसरे को एक माउंटेन क्लाइंब करने में हेल्प करे। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में शेरपा वर्ड यूज करते हैं उस इंसान के लिए जो होस्ट कंट्री को हेल्प कर रहा हो समिट होस्ट करने के लिए। समिट के दो मतलब हुए ना, एक इंटरनेशनल समिट यानी कि मीटिंग, एक समिट माउंटेन की समिट। तो जब इंडिया में G20 समिट हुई तो होस्ट कौन कर रहा था? नरेंद्र मोदी। लेकिन वो अकेले नहीं कर सकते, तो उनको असिस्ट कौन करेगा? अमिताभ कांत। तो हर कंट्री जब भी कोई इंटरनेशनल समिट होस्ट करती है तो वो अपनी कंट्री के किसी एक बहुत काबिल ऑफिसर को, वो ऑफिसर होना चाहिए, वो पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए यूजुअली, क्योंकि पॉलिटिशियन को और 36 काम है, ऑफिसर वही एक काम करेगा। तो इनको नीति आयोग का सीईओ हटाया गया था कि भाई तुम इधर आओ, तुमसे ये काम कराना है हमने। सो ही वॉज मेड द शेरपा ऑफ G20। तो इंडिया में एक साल तक G20 की जितनी मीटिंग्स हुई वो कहाँ होगी, सारे जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आएंगे वो कहाँ रुकेंगे, क्या क्या मीटिंग का एजेंडा होगा, कब क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब कुछ ही डिसाइडेड। तो शेरपा का ये काम होता है जो सबसे क्रूशियल होता है। तो ये टेक वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, यानी कि टेक्नोक्रेट रह चुके हैं। वैसे तो आईएएस रह चुके हैं बट ये टेक्नोक्रेट भी हैं, टेक्निकलिटी में इनकी बहुत माहिर है। तो एआई पे इन्होंने आर्टिकल लिखा है, इसमें क्या है, इन्होंने दो चार चीजें बोली हैं कि इंडिया कैन बी द, क्या इन्होंने वर्ड यूज किया है यहाँ पे, इंडिया कैन बी द लीडर ऑफ एआई वर्ल्ड। बड़ी सिंपल सी ये बात इन्होंने बोली है। इनकी बुक्स भी बड़ी अच्छी होती हैं, दो तीन बुक्स इन्होंने लिखी हैं इंडिया के ऊपर। तो इन्होंने बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया की रैंकिंग्स बड़ी अच्छी आ रही हैं। अभी हमने 1-1.5 साल पहले बात ही करनी शुरू की है कि एआई क्या होता है, चैट जीपीटी क्या होता है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अभी से जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स आ रही हैं, इंडिया ऑलरेडी टॉप 10 में आता है। मतलब इंडिया ने बहुत जल्दी एआई को अडॉप्ट कर लिया है, और उसका रीजन ये है कि इंडिया में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बहुत हैं, हम सर्विसेज में ही सबसे अच्छे हैं। तो जितने सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल उन्होंने जल्दी से जल्दी फटाफट एआई में कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। यहाँ पे आईआईटीज में एआई पे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। यहाँ जो चंडीगढ़ में पैक आपकी है, पैक कॉलेज है जो, उन्होंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कोर्स लॉन्च कर दिया है। यू अंडरस्टैंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है? चैट जीपीटी में आप कमांड देते हो ना, उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं। उसकी इंजीनियरिंग 4 साल की, मतलब आप कितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। ये टेक्निकली बहुत सोफिस्टिकेटेड हो सकता है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो सकता है। जैसे अगर आपको एक्सेल में मैक्रोज के बारे में पता हो, मतलब आप फॉर्मूलाज डालते हो उसमें, तो आपको पूरा का पूरा कोड तक लिख के दे देगी चैट जीपीटी।
लेकिन वो फॉर्मूला क्या डालना है, आपको क्या आउटकम चाहिए, उस पर इंजीनियरिंग होनी शुरू हो गई है। तो ऐसे ऐसे कोर्सेज इंडिया ने 1 साल के अंदर अंदर लॉन्च कर दिए, और ऐसे नहीं कि कोई छोटी मोटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने लॉन्च कर दिए, पैक जैसे इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किए, आईआईटी दिल्ली ने लॉन्च किया, आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया, इंजीनियरिंग ऑन एआई, जस्ट इमेजिन। तो इसका ये कहना है कि इससे ये पता चलता है कि हम बहुत तेजी से ये चीजें करनी शुरू कर दी हैं, तो हमें ये मोमेंटम कम नहीं होने देना। सो व्हाट वी शुड डू इफ वी वांट टू मेक इंडिया $17 बिलियन की हमारे यहाँ एआई की इकोनॉमी बन सकती है बाय 2027, जो कि अभी जस्ट स्टार्टिंग फेज में है। India's AI market is projected to reach $17 billion in the next 3 years. तो वो कैसे पॉसिबल है? नंबर वन, R&D इन AI, ये करना शुरू करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक, प्रायोरिटाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नंबर टू, टेलर्ड सॉल्यूशंस। टेलर्ड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि किसी भी दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई मॉडल बना के दे दिया, उसे एज सच अडॉप्ट मत करो, इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके ही अडॉप्ट करो। जैसे चैट जीपीटी है, वो बनाया होगा जिसने भी बनाया होगा, लेकिन आप अब जब अपने जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म बनाओ तो उसे इंडिया की नीड के अकॉर्डिंग बनाओ। जैसे आप चैट जीपीटी पे कोई भी चीज़ किसी इंडियन लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट करते हो तो बीच में उल जलूल सी बातें आ जाती हैं उसमें, उसको नहीं उतना अच्छा पता कि हिंदी पंजाबी में कैसे ट्रांसलेट करना है। इंडिया जब ये मॉडल बनाए तो इंडियन लैंग्वेजेस में बनाए, तो वो ज़्यादा कामयाब है, यहाँ के लोगों को काम आएगा। सो टेलर्ड सॉल्यूशंस टू इंडियाज नीड्स। देन तीसरा, टैलेंट डेवलपमेंट, जिसको हम स्किलिंग भी बोलते हैं। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है, जिससे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप बढ़िया होता जाएगा कि लोगों को इतना ट्रेन दो, इतनी ट्रेनिंग दो एआई में, इतनी ट्रेनिंग दो कि वो अपने आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट कर दें, अपने आप नीड जनरेट कर दें, अपने आप सप्लाई जनरेट कर दें। देन एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अब जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ ऐसे कलाकार लोग पैदा हो जाते हैं जो उसका गलत इस्तेमाल करना पहले सीख लेते हैं, फेक वीडियोस, फेक ऑडियोज, है ना, जिसको डिसर्न करना बड़ा मुश्किल हो जाए, ऐसी 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 चीज़ें। तो ऐसा ना हो पाए इसलिए एक बहुत अच्छा एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए। देन ट्रांसपेरेंसी इन एआई एल्गोरिदम्स, किस तरह से एआई डेवलप हो रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, ताकि ये चीजें कभी टेररिस्ट्स, कभी मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग, टेरर फाइनेंसिंग करने वाले लोग ना यूज करने लग जाएं अपने फेवर के लिए। ट्रांसपेरेंसी इन एल्गोरिदम्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये 4-5 चीजें हमें करने की जरूरत है अगर हमें इंडिया में एआई को अच्छे से ग्रो करवाना है तो। ठीक। देन लास्ट आपका जो आर्टिकल है वो ये वाला आया हुआ है, एग्री सेक्टर रिपोर्ट कार्ड। आज आपका एक आर्टिकल आया है नोबेल प्राइज के ऊपर, वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे, बिकॉज आज एक और नोबेल प्राइज डिक्लेयर किया जाना है, तो दोनों को इकट्ठे डिस्कस करेंगे। सो वेरी डिटेल्ड डिस्कशन, इसलिए मैंने आज नहीं टेकअप की वो। तो कल शायद आपका फिजिक उसका आया था, फिजियोलॉजी का, मेडिसिन का नोबेल, और आज शायद फिजिक्स का आना है। तो फिजिक्स और फिजियोलॉजी दोनों का कल मोस्ट लाइकली डिस्कस करेंगे। एग्री सेक्टर रिपोर्ट कार्ड, इसमें वो एक सिंपल बात कह रहा है, 1984 से लेकर 94 तक इंडिया में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वाज 2.9% एनुअल, कि हर साल एग्रीकल्चर 2.9% से ग्रो किया। इनफैक्ट 2005 तक, तो 20 साल तक एग्रीकल्चर जो है ग्रोथ, वो जिसे स्टैग्नेंट ग्रोथ बोलते हैं, कि कम भी नहीं हुई पर बहुत ज्यादा भी नहीं हुई, ऑन एन एवरेज 2.9% से ग्रोथ हुई है। मनमोहन सिंह ईयर्स की बात करें अगर हम, 2004 से लेकर 14 तक, देन दिस ग्रोथ वाज 3.5%, जो कि बहुत अच्छी बात थी। मतलब एग्रीकल्चर में पिछले 20 सालों से ग्रोथ ही नहीं हो पा रही थी, बट ही इंक्रीज्ड इट। कैसे इंक्रीज हुई?
कुछ ऐसी स्कीम्स ले आए वो जिससे कि स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया एग्रीकल्चर का, बड़े बड़े गोडाउन्स बनाने शुरू कर दिए, कोई इरिगेशन में स्कीम्स आ गई, कोई सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन होनी शुरू हो गई, फर्टिलाइजर्स में चेंजेस आए, तो हम ग्रोथ को थोड़ा बढ़ा के ले गए। देन अब अगर हम मोदी ईयर्स की बात करें 2014 से 24, देन दिस ग्रोथ इज 3.7%, थोड़ा सा और ऊपर ले गए। बट देन ही इज कंपेयरिंग कि कैसे दिस मनमोहन टाइम 3.5% एंड दिस मोदी टाइम 3.7% इज डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? मनमोहन सिंह के टाइम पे जो ज्यादा फोकस था वो क्रॉप्स के ऊपर था। एग्रीकल्चर बहुत ब्रॉड एरिया है ना, फसलें सिर्फ उसका एक पार्ट है। मोदी के टाइम में द फोकस इज ऑन लाइव स्टॉक, हॉर्टिकल्चर एंड फिशरीज। जिन सेक्टर्स में ग्रोथ आई है जिससे ओवरऑल एग्रीकल्चर ग्रोथ ऊपर गई है, दैट इज लाइव स्टॉक, हॉर्टिकल्चर एंड फिशरीज। इन तीन सेक्टर्स में बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई है जो कि यहां पे दिख रही है हमें। फिशरी एंड एक्वाकल्चर में 9.8% ग्रोथ, लाइव स्टॉक में 5.76% ग्रोथ, और क्रॉप्स में 2.3% ग्रोथ। मतलब एक्चुअली तो जितना मनमोहन सिंह के टाइम पे क्रॉप्स वाली ग्रोथ थी उससे थोड़ी कमी हुई है, लेकिन फिर ओवरऑल नंबर कैसे बढ़ गया? क्योंकि इन तीन सेक्टर्स में बहुत जबरदस्त ग्रोथ है। सबसे पहले लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक में काफी कुछ आ जाता है, पोल्ट्री आ जाती है, गाय भैंसे, वो सब कुछ, मिल्क वगैरह सब कुछ इसमें आ जाता है। सेकंड नंबर पे हॉर्टिकल्चर। क्या होता है हॉर्टिकल्चर? फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, इनमें भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई है। और थर्ड फिशरीज, मछली पालन, सिंपल। इसका सिर्फ एक रीजन ये नहीं है कि सरकार ने इनको बहुत सपोर्ट किया है, इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि इंडिया में ओवरऑल इनकम, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ गई है, जिससे लोग ज्यादा महंगा खाना अफोर्ड कर पा रहे हैं। हमने 2-3 महीने पहले भी एक ये न्यूज डिस्कस की थी कि इंडिया में जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, फूड कंजम्पशन का पैटर्न है, उसमें लोग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, डेयरी, पोल्ट्री बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं ऑन एन एवरेज एज कम्पेयर टू बिफोर, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल होता है कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है, तो वो थोड़ी महंगी खाने वाली चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो अब डिमांड जनरेटेड सप्लाई है ये। तो इस वजह से ये ओवरऑल पिक्चर हमें क्या बताती है कि क्रॉप्स में जो ग्रोथ है वो आज भी स्टेगनेंट ही है। आज भी वीट और राइस और वो सारे जो मिलेट्स एंड एवरीथिंग, वो उतनी ही ग्रोथ है। कहीं इसको देख के हम ये ना समझ लें कि देखो एग्रीकल्चर कितना बढ़िया हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड दीज सेक्टर्स आर ड्राइविंग द ग्रोथ। बस प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये तीनों चीजें सारे किसान नहीं करते ना। ये तीनों चीजें इंडिया में 56% किसान करते हैं, यानी कि वो फसलें भी उगाते हैं और उन्हें गाय भैंसें भी रखी हुई हैं, या पोल्ट्री भी चल रही है, या फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल या फिशरी भी है। 44% ऑफ फार्मर्स इन इंडिया आर ओनली क्रॉप बेस्ड फार्मर्स। उन पे इस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं हुआ है। दैट इज द प्रॉब्लम। तो ग्रोथ रेट इज देयर बट all the farmers have not received it equally. The main earning source for 44.2% of agriculture household is farming and only farming. तो सरकार अब ये कर सकती है कि अगर उसे इन तीन चीजों से दिख रहा है कि दो ही चीजें हैं यहाँ से आगे ग्रो करने के लिए, एक तो यह है कि आप फिर से दोबारा क्रॉप्स के ऊपर सारा फोकस डाल दो कि क्रॉप से ही ग्रोथ लेके आएंगे हम, जिससे कि 100 के 100% लोगों को फायदा हो, या दूसरा है कि बाकी जो 44% किसान हैं उनको भी कोई ना कोई असिस्टेंस दे दो ताकि वो इनमें से कुछ शुरू कर सके। कि ठीक है भाई, तुम्हारी फसल खराब हो गई, तुम्हारी पोल्ट्री फार्म खोल लो तुम, है ना, या तुम फिशरी करना शुरू कर दो। जो भी उस वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का फाइनेंस उन्हें यू कैन से इजाजत देता है, दे कैन स्टार्ट विद दैट, कुछ ऐसा। तो डाइवर्सिफिकेशन इज द की वर्ड है। तो ये एक एनालिसिस है पिछले 20 साल के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। सो ओवरऑल ग्रोथ रेट, ये तीन फिगर्स बड़ी इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, 2.9, 3.5, 3.7, विच शोज दैट ओवरऑल स्टेग्नेशन अब नहीं है, अब ग्रोथ शो हो रही है हमें, बट दैट ग्रोथ इज नॉट सीरियल लेड ग्रोथ। क्योंकि लोग अनाज कितना ही खा लेंगे, रोटी चावल तो उतना ही खा पाएंगे, थोड़ी थोड़ी जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना उतना ही बढ़ेगा, लेकिन इट इज अ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर कंज्यूमिंग विच इज गोइंग टू इंक्रीज दिस ग्रोथ। तो लोग ज्यादा एग्स खाएंगे, मीट खाएंगे,
वेजिटेबल्स फ्रूट्स अच्छा कंज्यूम करेंगे, दैट इज हाउ दिस ग्रोथ इज गोइंग टू बी ड्रिवन। तो उसके लिए हमें या तो इसका नेट वाइडन करना पड़ेगा, जो कि अच्छी स्ट्रैटेजी है, या फिर दोबारा फिर क्रॉप्स में इन्वेस्ट करते रहो, जिससे कुछ ज्यादा मिलना नहीं हमें। ठीक है, चलो जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट है तो पूछिए।